हर रोज एक नई कहानी देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। दिया शादी के मंडप में बैठी अपने दूल्हे का बेसब्री से इंतजार कर रही होती है और बोलती है, कब आएंगे वो। ये इंतजार के पल तो मुझ पर भारी पड़ते जा रहे हैं। बस एक बार उनके साथ 7 फेरे ले लूं, फिर मेरी सारी टेंशन खत्म हो जाएगी। तभी अचानक से उसकी माँ संध्या उसके पास आकर, तू यहाँ से उठ, कोई नहीं आने वाला। अरे माँ, ऐसे मत बोलो, वो बस आता ही होगा। तभी बेड पर पड़ी हुई दिया को उसकी माँ एक जोर से मारकर जगाते हुए बोलती है, अब उठ जा निकम्मी, या एक हाथ और लगा दो तेरे कान के नीचे। क्या माँ, उसके आने तक तो रुक जाती, मेरी शादी होने वाली थी। एक काम कर, तू ना मरी भैंस की तरह दोबारा सो जा, क्योंकि तेरे इन दांतों की वजह से तेरी शादी तो वैसे ही नहीं होने वाली। कम से कम सपने लेकर तुझे शादी का सुकून तो मिल जाएगा ना। सो जा। क्या माँ, एक तो सपना पूरा नहीं होने दिया, ऊपर से सुना रही हो। नाश्ता बना दिया क्या? हाँ हाँ, पूछने के अलावा कोई काम है तुझे दूसरा? अपने फावड़े जैसे दांतों से बस खाना खाती रहती है सारा दिन। सुन, अगले हफ्ते तेरी बुआ आ रही है लड़के वालों के साथ। उनके सामने ना अपनी ये बत्ती से मत चसइयो, मुंह बंद करके बैठियो और बस मुस्कुराती रहियो। बाकी जो होगा वो मैं और तेरी बुआ देख लेंगे। अब तैयार हो जा, वरना ऑफिस लेट पहुंचेगी। जिसके बाद दिया फ्रेश होने चली जाती है। वैसे तो दिया एक बहुत समझदार और चुलबुली सी लड़की थी, जो अपने आसपास के लोगों के साथ बहुत जल्दी घुल मिल जाया करती थी। लेकिन उसकी एक परेशानी थी कि उसके ऊपर के दांत बाहर की ओर निकले हुए थे, जिसके कारण वो जब भी बोलने के लिए मुंह खोलती तो शब्द से पहले उसके दांत निकल आते थे और साथ ही उसे बोलने में भी थोड़ी सी दिक्कत आती थी, जिसके कारण लोग उस पर हंसा करते थे। और ऐसे ही एक दिन वो ऑफिस से घर आ रही होती है। तभी एक दुकान पर रुककर वो बोलती है, भैया एक थम्स अप की बोतल देना जरा। हाँ ये लो मैडम जी। ये लीजिए पैसे। भैया जरा ओपनर तो दे दो, इसका ढक्कन कैसे खोलूं? अरे मैडम जी, ओपनर की क्या जरूरत है? आपके फावड़े जैसे दांत किसी ओपनर से कम है क्या? इनको यूज कर लीजिए। चुप करके ना ओपनर दे दो, वरना इन्हीं फावड़े जैसे दांतों से ना तुम्हारी बॉडी घायल कर दूंगी मैं। उसकी बात सुनकर दुकानदार की बोलती बंद हो जाती है और वो अपने घर चली जाती है। ऐसे ही समय बीतता जाता है और एक दिन उसके घर अवनीश नाम के लड़के का रिश्ता आता है और दिया सबके लिए अपने हाथों से नाश्ता बना कर लाती है। अवनीश उसे देखते ही उसमें खो जाता है और उसकी माँ मीता को भी दिया पहले ही नजर में भा जाती है। और जैसा कि दिया की माँ ने कहा था, दिया उन दोनों के सामने अपना मुंह नहीं खोलती और ऐसे ही दोनों की रजामंदी के साथ उनकी शादी हो जाती है। जिसके बाद मीता दिया का गृह प्रवेश करवाती है और उससे बोलती है, बहू अपने शुभ कदम इस घर में रख और मेरे पैर छूकर आशीर्वाद ले। उसकी ये बात सुनकर ही दिया दांत दिखाकर मुस्कुराती है। तभी उसके बाहर निकले हुए दांतों को देखकर मीता हैरान हो जाती है और जैसे ही दिया उसके पैर छूती है तो मीता बोलती है, हे भगवान, तुझसे पहले तो तेरे दांतों ने पैर छू लिए। ये कैसी बहू मेरे पल्ले बांध गई। राम राम। माँ जी, वो कहते हैं ना कि जो होता है अच्छे के लिए होता है, तो मेरा आपकी बहू बनने में भी कुछ अच्छा ही छुपा होगा। क्या कहते हैं क्या नहीं, वो छोड़ो। अगर तुम शादी से पहले अपने इस मुंह से कुछ कह देती तो आज बात कुछ और ही होती। क्या कर सकते हैं बेटा, पसंद तो हम दोनों को ही आई थी। अब तो चाह कर भी हम कुछ नहीं कर सकते। आओ अंदर तुम दोनों अब। और इस तरह शादी के दिन ही उसके पति और सास को उसके बाहर निकले दांतों के बारे में पता चलता है और ना चाहते हुए भी वो दोनों दिया को एक्सेप्ट कर लेते हैं। ऐसे ही अगले दिन दिया अपनी मुंह दिखाई की रस्म के लिए तैयार हो जाती है। तभी उसकी सास उसके पास आकर बोलती है, हो गई तैयार? हाय कितनी सुंदर लग रही है तू। सच में माँ जी, आपने कह दिया, यानी मैं सच में सुंदर लग रही हूँ। बोलना जरूरी था, सिर हिलाकर बात नहीं कर सकती थी। जब तक तूने मुंह नहीं खोला था तब तक कितनी सुंदर लग रही थी, उसके बाद तो तुझे देखने का मन ही नहीं करता। माँ जी ऐसा मत बोलिए ना। मैं जो बोलूं, लेकिन खबरदार जो तूने बोलने के लिए अपना मुंह खोला तो। पर माँ जी चुप, एकदम चुप। हाँ बिल्कुल ऐसे ही। पूरी रस्म में अपने होठों को सिलकर ही रखियो और अपने ये फावड़े जैसे दांत दिखाकर मेरी नाक मत कटवाइयो, समझी? इतना बोलकर वो वहाँ से चली जाती है और कुछ ही देर में पड़ोस की औरतें
मुंह दिखाई की रस्म के लिए मीता के घर आती हैं और सभी एक एक करके दिया को देखती है और शगुन देती है। तभी एक पड़ोसन दिया को देखकर उसे शगुन का लिफाफा देते हुए बोलती है, अरे वाह बहू रानी, इतना सुंदर मुखड़ा है तुम्हारा। इतनी सुंदर तो हमारे पूरे मोहल्ले में कोई नहीं है। हाय, तुझे किसी की नजर ना लगे। धन्यवाद आंटी जी। दिया के इतना बोलते ही उसके दांतों से होठों का पर्दा हट जाता है, जिसके बाद सब उसे घूर घूर कर देखने लगते हैं। और तभी दिया अपने मुंह पर हाथ रखकर मन में बोलती है, आय हाय पागल लड़की, ये क्या किया? जिसके लिए माँ जी ने तुझे इतना समझाया था तूने वही कर दिया। हाय रब्बा, अब क्या होगा? अरे मीता, तेरी बहू तो दत्तल निकली। क्या बात है, इतना सुंदर चेहरा रखने वाली के दांत ऐसे भी हो सकते हैं, मुझे तो पता ही नहीं था। सही कह रही हो बहन, ये मुंह दिखाई तो मुझे हमेशा याद रहेगी। क्यों मीता, सही कह रही हूँ ना? बस कर, क्यों बेचारी मीता के जले पर नमक छिड़क रही है। रस्म तो हो ही गई है, चलते हैं अब यहाँ से। इतना कहकर वो सभी वहाँ से चली जाती हैं। और उन पड़ोसनों की कही बातों को सुनकर मीता को बहुत गुस्सा आता है, लेकिन वो कुछ करती भी तो क्या करती। दिया भी इन सब बातों से दुखी हो जाती है और शाम को जब अवनीश घर आता है तो दिया उसके लिए पानी लेकर आती है और बोलती है, माँ जी, मैंने खाना लगा दिया है, आ जाइए। अवनीश जी, आप भी हाथ मुंह धोकर आ जाइए। मेरा मन नहीं है खाना खाने का, तू ही ठूस ले। वैसे भी सबके सामने मेरी बेइज्जती करवाकर तुझे तो बहुत खुशी हो रही होगी ना। अब अपना बनाया खाना खुद ही खा। माँ क्या हो गया, क्यों दिया को इतना कोस रही हो? ना ना, मैं इसे थोड़ी, मैं तो अपनी किस्मत को कोस रही हूँ, जिसने मेरे किस्मत में ये दत्तल बहू बांध दी है। मैंने इसे कितना समझाया था कि अपना ये फावड़े जैसा मुंह मत ही खोलियो, लेकिन नहीं, इसने खोला और करवा दी मेरी बेइज्जती। ठीक है ना माँ, अब इसमें दिया की क्या गलती? ये भी भला अपना कब तक मुंह बंद रखेगी। चलो अब गुस्सा छोड़ो और खाना खाने चलो। देखो, आप नहीं खाओगी तो मैं भी नहीं खाऊंगा, कह देता हूँ। हाँ, मैं भी नहीं। तो फिर बोली, चलो भी माँ। जिसके बाद मीता गुस्सा छोड़कर दोनों के साथ खाना खाने लगती है और ऐसे ही समय बीतता जाता है। और एक दिन दिया किचन में कुछ ढूंढ रही होती है, तभी वहाँ अवनीश आकर बोलता है, अरे दिया, क्या खो गया, क्यों परेशान हो? आय हाय, देखिए ना, चाकू पता नहीं कौन से कोने में घुसा बैठा है, मेरे ही नहीं रहा है। माँ जी से पूछती हूँ। माँ जी, जरा एक बार किचन में आना। हाँ बोल, क्या हो गया? माँ जी देखिए ना, मैं सब्जियाँ काटने बैठी थी तो चाकू नहीं मिल रहा। आपने कहीं देखा है क्या? अरे तो इतना परेशान क्यों हो रही है? अपने दांतों से ही काट लेना सब्जियाँ। दिया अपनी सास की बातों का बुरा नहीं मानती, लेकिन अवनीश को ये बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। और अगले ही दिन वो दिया को एक डेंटिस्ट के पास लेकर जाता है और डेंटिस्ट दिया के दांतों का एक्सरे करके उससे बोलता है, दिया जी के दांत औरों की तरह नॉर्मल हो सकते हैं, जिसके लिए हम इनके दांतों पर ब्रेसेस लगाएंगे, जिससे इनके ऊपर के दांत कुछ ही समय में अंदर हो जाएंगे। इसके लिए आपको हर मंथ क्लिनिक आना होगा, जिसमें हम आपके ब्रेसेस को टाइम टू टाइम टाइट करेंगे, जो कि आपके दांतों को पीछे की ओर पुश करेंगे, जिससे आपके दांत वापस से शेप में आएंगे। डॉक्टर, इस प्रोसेस में दर्द भी होगा क्या? हाँ, लेकिन बहुत ही माइनर सा। लेकिन थोड़े से दर्द से आपके दांत ठीक हो रहे हैं, तो मुझे नहीं लगता इसमें कोई नुकसान है। ठीक है डॉक्टर, हम इसके लिए तैयार हैं। जिसके बाद डेंटिस्ट दिया के दांतों में मेटल ब्रेसेस लगा देता है और अवनीश भी टाइम टू टाइम दिया को क्लिनिक ले जाया करता। और बीतते समय के साथ दिया के दांत धीरे धीरे अंदर जाने लगते हैं और कुछ ही दिनों में उसके दांत नॉर्मल हो जाते हैं। जिसके बाद अवनीश अपनी माँ से बोलता है, लो माँ, अब दिया को फावड़े से मुंह की नहीं कहकर बुलाओगी ना? नहीं बेटा, अब मुझे कोई शिकायत नहीं है बहू से। इतना बोलकर वो अपनी बहू को गले लगा लेती है। जिसके बाद दिया अपनी जिंदगी में आगे बढ़ जाती है। सरोज एक पढ़ी लिखी, समझदार और बहुत ही सुलझी हुई औरत थी, जो अपने पति अश्विन से बहुत प्यार करती थी। सरोज एक टीचर थी, तो वहीं उसका पति प्रॉपर्टी डीलर था। अश्विन भी अपनी बीवी से बहुत प्यार करता था। एक दिन उसकी मुलाकात ज्योति नाम की एक लड़की से होती है, जो कि प्रॉपर्टी खरीदने के सिलसिले में उसके पास आती है। ज्योति को देखकर अश्विन का मुंह खुला का खुला रह जाता है और वो उसकी सुंदरता को
एक नजर निहारता जाता है। हेलो सर, आई एम ज्योति। आपसे बात हुई थी फोन पर। हाँ हाँ बैठो। माँ कसम क्या एंटिक पीस है। क्या? कुछ नहीं मैडम, आप बोलिए ना। ऐसे ही कुछ देर तक दोनों आपस में काम के सिलसिले में बातें करते रहते हैं। कुछ देर बाद ज्योति अश्विन को अपने बारे में बताती है और बताते बताते ज्योति की आंखें भर जाती हैं। अश्विन उसे संभालते हुए बोलता है, अब कर भी क्या सकते हैं, वैसे लाइफ में कोई ना कोई प्रॉब्लम तो रहती ही है, अब मुझे ही देख लो। आपके साथ क्या हुआ सर? ज्योति से सिंपैथी पाने के लिए वो उसे झूठी मनगढ़ंत कहानियां सुनाने लगता है और कहता है, वो क्या है कि मैं और मेरी बीवी एक दूसरे से बहुत प्यार करते थे। पता नहीं उसको किसी ने क्या समझा दिया, किसकी वो बातों में आ गई। तुम्हें पता है वो मुझे क्या बोलती है? क्या? कि मैं उसका पति नहीं हूँ और उसे मेरी शक्ल भी पसंद नहीं है और उसे मुझसे घिन आती है। क्या करूँ मैं? ज्योति उसको सिंपैथी देने लगती है और देखते ही देखते वो दोनों एक दूसरे के काफी करीब आ जाते हैं। दूसरी ओर इन सब से बेखबर सरोज अपने पति पर आंख बंद करके विश्वास करती है। ऐसे ही एक दिन अश्विन ज्योति को अपने सामने वाले फ्लैट में शिफ्ट करवा लेता है ताकि वो हर टाइम उसे देख सके। पर सरोज और ज्योति एक दूसरे से बिल्कुल अनजान होती हैं और फ्लैट के नीचे आपस में टकरा जाती है। तभी सरोज बोलती है, आई एम सो सॉरी। एक्चुअली मैं कॉलेज के लिए लेट हो रही थी, इसलिए मैंने आपको देखा नहीं। आपको कहीं लगी तो नहीं? इट्स ओके, हो जाता है कभी कभी। वैसे मैं यहाँ पर न्यू हूँ और मुझे कुछ पता भी नहीं है। मुझे मार्केट जाना था। क्या आप मुझे बता सकती हैं कि यहाँ आसपास में कौन सी मार्केट है? वो मैं कॉलेज ही जा रही हूँ। चलिए, रास्ते में ही मार्केट है, मैं आपको ड्रॉप कर दूंगी। दोनों साथ में मार्केट के लिए निकल जाती है, जहाँ दोनों एक दूसरे के काफी क्लोज हो जाती हैं और एक दूसरे से बातें शेयर भी करने लगती हैं। तभी रास्ते में अश्विन दोनों को एक दूसरे के साथ देख लेता है और वो सरोज को कॉल करके बोलता है, कहाँ हो? जी मैं मार्केट में हूँ, ज्योति के साथ। ये कौन है, तुम्हारी फ्रेंड? अरे ऐसा कुछ नहीं है। आप ये समझ लीजिए कि एक बहुत नेक दिल प्यारी सी लड़की हमारी पड़ोसन बन के आई है। हमारे सामने वाली बिल्डिंग में कल ही शिफ्ट हुई है वो। तो आज कॉलेज जाने का इरादा नहीं है क्या? वैसे तो कॉलेज जा रही थी, लेकिन अब नहीं जा रही क्योंकि मुझे ना ज्योति की मदद करनी है। वो यहाँ नहीं है और किसी को जानती भी नहीं है। शॉपिंग करके दोनों घर आ जाती हैं। ज्योति अश्विन के बारे में सरोज को बताती है, जिसे जानकर सरोज भी ज्योति के बॉयफ्रेंड यानी अश्विन को सिंपैथी देने लगती है। और ऐसे ही कुछ महीने बीत जाते हैं और ज्योति अश्विन से शादी करने के लिए बोलती है। अश्विन शादी के लिए मना नहीं कर पाता और उसे हाँ कर देता है, पर उसका दिल इस बात के लिए गवाही नहीं देता। मगर फिर भी वो ज्योति से शादी कर लेता है। ऐसे ही एक दिन सरोज और ज्योति दोनों करवा चौथ का व्रत रखती है। अश्विन सरोज का व्रत खुलवाने के लिए तैयार हो जाता है। तभी उसे ज्योति का कॉल आता है। कहाँ है अश्विन आप? चांद निकल आया है, मैं कब से आपका वेट कर रही हूँ। सरोज, एक अर्जेंट कॉल आ गई है, सो मुझे जाना पड़ेगा। बस 10 मिनट की बात है बेबी, मैं अभी आ जाऊंगा। इस टाइम? हाँ। ओके, पर जल्दी आना। अश्विन सरोज को झूठ बोलकर जल्दी से ज्योति के पास उसका व्रत खुलवाने चला जाता है। ज्योति बालकनी पर खड़ी होकर व्रत खोल ही रही होती है कि तभी सरोज चांद देखने के लिए खिड़की पर आती है, जहां वो अपने पति और ज्योति को एक साथ देख लेती है और तुरंत अश्विन को फोन करती है। अश्विन, आपका इम्पोर्टेंट काम हो गया? हाँ बस हो ही गया, मैं बस अभी निकल ही रहा हूँ यहाँ से। वैसे आप हो कहाँ पर और कौन सा अर्जेंट काम था? कितने सवाल कर रही हो यार तुम, बोला ना आ रहा हूँ, आकर सब बताता हूँ। इतना बोलकर वो फोन रख देता है और सरोज ज्योति के घर जाने के लिए निकल जाती है। थोड़ी देर बाद ज्योति के घर की डोरबेल बजती है। अश्विन दरवाजा खोलता है
और सरोज को अपनी आंखों के सामने खड़ा देख हैरान हो जाता है। पर सरोज को देखकर ज्योति खुशी से बोलती है, अरे तुम आओ ना, बिल्कुल सही टाइम पर आई हो। आज मैं तुम्हें अपने पति से मिलवाती हूँ। ये है अश्विन, मेरे पति, जिनके बारे में मैं तुम्हें हमेशा बताती हूँ। ज्योति की बात सुनकर सरोज की आंखों से आंसू की धारा गिरने लगती है और वो रोते हुए वहाँ से चली जाती है। उसके पीछे पीछे अश्विन भी जाता है। ये सब देख ज्योति को कुछ समझ नहीं आता और वो उन दोनों के पीछे चली जाती है। जहाँ उसको अश्विन का सारा सच पता चलता है तो वो अश्विन से बोलती है, क्यों अश्विन, आखिर तुमने हमारे साथ ऐसा क्यों किया? हम दोनों को धोखा क्यों दिया? क्यों खेला हम दोनों के साथ प्यार का ये खेल? और सबसे बड़ा झूठ तो ये कि सरोज तुम्हारी शक्ल तक नहीं देखना चाहती। अरे मुझसे मन भर गया था तो एक बार तो मुझे बोल देते, एक बार बता देते तुम्हारे दिल में क्या है। अरे मैं खुद ही तुम्हारी जिंदगी से दूर हो जाती, कम से कम भूल कर तो देखते। हम पड़ोसन होने के साथ साथ सौतन भी है, ये बात तो हमें पता ही नहीं थी। क्या खेल खेला है तुमने अश्विन, शाबाश। क्या ही इनाम दूं मैं तुम्हें, अब भूल जाओ मुझे, आजाद हो तुम मेरी तरफ से। सरोज, ज्योति, मुझे माफ कर दो। सरोज, मैं सच में तुमसे आज भी बहुत प्यार करता हूँ, पर पता नहीं क्यों मैं खुद को ज्योति से दूर ही नहीं रख पाता था। पता नहीं क्या चीज थी इसमें जो मुझे ज्योति की तरफ खींचा करती थी। पर सरोज, मेरा यकीन करो, मुझे छोड़कर मत जाओ, मैं तुम्हारे बिना नहीं रह सकता। अश्विन को अपनी गलती का एहसास हो जाता है और साथ ही उसे सरोज से दूर होने का दुख भी होता है, जिसे देखकर ज्योति सरोज से कहती है, सरोज, अब तुम भी इन्हें माफ कर दो। इन्हें अपनी गलतियों का एहसास हो चुका है और तुम दोनों की असल गुनहगार तो मैं भी हूँ। अब वक्त आ गया है कि मैं तुम दोनों को एक करके तुम्हारे बीच से हमेशा के लिए चली जाऊं और यही सही भी होगा। ज्योति के कहने पर सरोज अपने पति को माफ कर देती है और उसे एक और मौका देती है। पर ज्योति अश्विन को माफ नहीं कर पाती और वो उन दोनों की जिंदगी से बहुत दूर चली जाती है। अश्विन बिल्कुल सुधर जाता है और एक बार फिर अश्विन और सरोज अपनी शादीशुदा जिंदगी खुशी खुशी जीने लगते हैं। अश्विन के मन में ज्योति के साथ हुई नाइंसाफी को लेकर हमेशा ही एक गिल्ट रहता है और वो इसी गिल्ट के साथ अपनी सारी जिंदगी बिताता है और यही उसकी जिंदगी की सबसे बड़ी सजा होती है। दोस्तों, अगर आपको ये कहानी पसंद आई तो इसे लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करके बताएं कि कहानी में आपको सबसे अच्छा क्या लगा।